नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं नंदू सिंह आपके लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पार्ट प्रथम पढ़ा था, आज पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। यदि आपने पार्ट प्रथम का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को दबाइए, साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम पार्ट दूसरा पढ़ रहे हैं और इन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आप देखिए, भस्मीकरण, गैसीकरण, प्यूरोलोसिस, नीति आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सब क्या है, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भस्मीकरण, गैसीकरण, प्यूरोलोसिस, ये तीनों ही कचरे के दहन की प्रक्रिया, कचरे दहन की प्रक्रिया है। तीनों में ही कचरे का दहन किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है ये देखिए आप। गैसीकरण में भी कचरे का ही दहन, प्यूरोलोसिस में भी कचरे का ही दहन, यानी तीनों में यही काम। भस्मीकरण वह थर्मल प्रक्रिया है जिसमें कचरे का दहन किया जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे का दहन करना भस्मीकरण कहलाता है। ऐसे गैसीकरण, गैसीकरण में भी कचरे का ही दहन किया जाता है, लेकिन कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति या कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में कचरे का दहन किया जाता है। किसमें? गैसीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे का दहन करना गैसीकरण कहलाता है। तीसरा है प्यूरोलोसिस। प्यूरोलोसिस में भी कचरे का दहन किया जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्यूरोलोसिस में कचरे का दहन किया जाता है और इससे, प्यूरोलोसिस से वायु प्रदूषण नहीं होता। बिना वायु प्रदूषण के ही ऊर्जा का पुनर्भरण किया जाता है। तो देखिए आप, तीनों में कचरे का दहन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में, और तीसरे में प्यूरोलोसिस में ऑक्सीजन के बिना कचरे का दहन किया जाता है। तो प्यूरोलोसिस एक नई तकनीकी है। अब देखिए नीति आयोग। नीति आयोग का सबसे पहले पूरा नाम पढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि नीति आयोग के बारे में देखिए कि इसकी स्थापना, यदि आपको पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015। और इसका अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए आपको, तो अध्यक्ष का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष अपने श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। और आपको उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है सर, प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग का, तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और यदि वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में उपाध्यक्ष, तो डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है।
और इसका सीओ पूछा जाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ, तो अमिताभ कांत प्रथम सीओ भी थे और वर्तमान में भी है अमिताभ कांत। ये तो अपन इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सीओ है इनके बारे में बात की, इसकी स्थापना कब हुई। अब जो नीति आयोग की स्थापना है ये योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। योजना आयोग को बंद कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग क्या है? ये सरकार के लिए थिंक टैंक है, जो सरकार को परामर्श देना, सलाह देना, नीतियां बनाना, यह काम नीति आयोग का है। तो ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। तो आपको पूछा जाए स्थापना, अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, सीओ कौन है, ये सब आप ध्यान रखना नीति आयोग के बारे में। यदि पूरा नाम पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीतियां बनाने का काम करता है। अब अपन पढ़ते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये जनता के लिए सशक्त माध्यम है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें देखिए कि भारत की जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, सरकार बनाती है और देश के विकास के लिए टैक्स देती है। देश के विकास के लिए क्या देती है? टैक्स देती है। तो जनता को ये जानने का अधिकार है, ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि जो पैसे मैंने दिए हैं वो पैसे कितना ईमानदारी के साथ विकास कार्यों में लगा है, उसके प्रति सरकार की क्या जवाबदेही है, यह सब जानने का अधिकार जनता को है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हमें सूचना पाने का अधिकार है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो भी विभाग है उनसे अपन सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाएं देख सकते हैं। किसी भी विभाग से अपन कोई जानकारी ले सकते हैं, किस मद में कितना पैसा व्यय हुआ, ये सब हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और यदि ये पूछा जाए लागू कब हुआ, तो 13 अक्टूबर 2005 को, अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। अब सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या है, हमें सूचना कैसे प्राप्त करें, इसका तरीका क्या है। तो देखिए आप कि जो आवेदन करता है, आवेदनकर्ता को एक निर्धारित प्रारूप के अंदर सूचना प्राप्त करनी होती है, जिसमें 10 रुपए नकद या पोस्टल ऑर्डर जमा कराना पड़ता है। आवेदनकर्ता को एक निर्धारित प्रारूप में 10 रुपए नकद या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करा के सूचना प्राप्त कर सकता है। और इसमें देखिए अलग अलग परिस्थितियां हैं। यदि सूचना विस्तृत है, बड़ी है, तो प्रति पृष्ठ 2 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। प्रति पृष्ठ 2 रुपए लगते हैं। यदि आप सूचना सीडी या फ्लॉपी में प्राप्त करना चाहते हैं, सीडी या फ्लॉपी में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। यदि आप सूचना को केवल देखना ही चाहते हैं, तो आपको 10 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। और ये सूचना 1 घंटे तक आप देख सकते हैं। 1 घंटे बाद में आप प्रति 15 मिनट या उससे कम पर आपको 5 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। अब सूचना पाने की समय सीमा क्या है? आपने सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया, तो ये कितने समय सीमा में प्राप्त करना सूचना देना जरूरी है। तो सूचना पाने की समय सीमा पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 30 दिन। संबंधित सूचना अधिकारी को 30 दिन में आवेदन करने के भीतर 30 दिन में सूचना देना पड़ता है। 30 दिन के भीतर सूचना देना पड़ता है।
और यदि सहायक सूचना अधिकारी है तो उसको 35 दिन में, सहायक सूचना अधिकारी को 35 दिन में 5 दिन उसको अतिरिक्त दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया और वह सूचना उस सूचना अधिकारी के विभाग से संबंधित नहीं है, तो उस सूचना अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वो संबंधित विभाग में उस सूचना को भेजे। उसके लिए उसको 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस कारण से सहायक सूचना अधिकारी को 35 दिन में सूचना देनी होती है और मुख्य जो सूचना अधिकारी है उसके लिए 30 दिन। अब सूचना नहीं देने पर जुर्माना या पेनल्टी, आपने आवेदन कर दिया और 30 दिन में आपको सूचना नहीं दी या गलत सूचना दी या भ्रामक सूचना दी है या सूचना देने से इनकार किया है, तो क्या होगा? सूचना नहीं देने पर संबंधित सूचना अधिकारी के 250 रुपए प्रतिदिन, 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है संबंधित सूचना अधिकारी के, और यह अधिकतम राशि 25,000 रुपए है। अधिकतम राशि पूछा जाए जुर्माने की या पेनल्टी की तो 25,000 रुपए है। उसके बाद देखिए सूचना अधिकारी यानी सूचना किससे प्राप्त है, सूचना अधिकारी कौन है? तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, यदि ग्राम पंचायत स्तर पर पूछा जाए, ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना अधिकारी ग्राम सचिव होता है और पंचायत समिति स्तर के ऊपर, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी होता है, विकास अधिकारी। ऐसे ही जिला परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ होता है। ऐसे जो अन्य विभाग है उन विभागों का वरिष्ठ अधिकारी होता है, वो सूचना देता है, सूचना अधिकारी है। अब है अपील का समय। देखिए अपील का समय, यदि सूचना आपको प्राप्त नहीं हुई या सूचना से आप संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिन में प्रथम अपील कर सकते हैं। 30 दिन के भीतर ऊपर अपील कर सकते हैं। अब पूछा है कि अपील अधिकारी कौन होगा? ये देखिए अपील अधिकारी, अपील का अधिकारी कौन है? तो अपील का अधिकारी देखिए कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक है या ग्राम सचिव है उसकी अपील आप सरपंच के पास, ऐसे ही पंचायत समिति में विकास अधिकारी की अपील प्रधान के पास, जिला परिषद में सीओ की अपील आप जिला कलेक्टर के पास कर सकते हैं। ऐसे ही अपन कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती इसके बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमें मिला है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और वे कौन कौन सी सूचनाएं हैं ऐसी जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो सूचना नहीं दी जा सकती? वो देखिए आप, एक तो सबसे याद रखना आपको सुरक्षा से संबंधित, देश की रक्षा से, देश की रक्षा से या सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे विदेशी मामलों से संबंधित है या विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित है या सीमा सुरक्षा बल से संबंधित सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं हो सकती।